तो आज का पंचलाइन क्या है? आज का पंचलाइन है मोदी की गारंटी। जहां से उम्मीद खत्म होती है बाकी लोगों से, बाकी पार्टियों से, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। आपको याद होगा अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग, जहां हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। तो कुछ इसी अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के नेताओं को, घमंडिया गठबंधन जिसको कहते हैं, उसको जवाब दिया है जो ये इंडिया गठबंधन है। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। सुलेमान मोहम्मद खान साहब हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। मेरे साथ घनश्याम तिवारी जी हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। और मेरे साथ जो हैं मुन्ना भाई हैं, धीरेन्द्र मुन्ना, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। सुधांशु जी, मोदी जी ने आज कह दिया जहां से उम्मीद खत्म वहां मोदी की गारंटी शुरू। तो आज का पंचलाइन है मोदी की गारंटी, 2024 में जीत की गारंटी। देखिए, जो मोदी जी ने कहा है वो ऐसे नहीं कहा है, अपने पूरे राजनीतिक जीवन में यथार्थ करके दिखाया है। याद करिए, जब उम्मीद खत्म थी और भारत की सरकारों की वो हैसियत नहीं थी कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को भी लाल चौक के ऊपर भारत का झंडा फहरा सके राज्यपाल भी, तब जब हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में यात्रा चली थी, तो उसके संयोजक नरेंद्र मोदी जी थे युवा नेता के रूप में। उम्मीद खत्म थी, वहां से उन्होंने दिखाया उम्मीद शुरू होती है। 2001 याद करिए, वो मुख्यमंत्री बने, क्या भयानक भूकंप आया था उस समय भुज का, और जिस ढंग से बिल्कुल वो इलाका तबाह हो गया था। उन्होंने कहा उम्मीद खत्म, और उसके बाद आज वो एक मॉडल के रूप में बन के खड़ा है। और मैं एक और याद दिलाना चाहता हूं, जुलाई 2013 में हम उस समय अमेरिका गए थे, तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और आज के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के साथ। उस समय जिन बड़े बड़े लोगों से बात होती थी वहां, उसमें इंडस्ट्रियल लीडर्स से लेके पॉलिटिकल लीडर्स तक, वो कहते थे द सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया इज ओवर। हम लोगों ने कहा था नहीं, यहां से उम्मीद खत्म नहीं हुई है, सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया इज वेटिंग फॉर मोदी टू कम इनटू पावर। और देखिए, एक नए सिरे से मामला आगे बढ़ा। इसलिए मैं कह रहा हूं, उन्होंने इस बात को करके भी दिखाया है। तो जैसे आपने कहा वो अमिताभ बच्चन वाली लाइन, तो मैं कहना चाहता हूं, महादेवी वर्मा जी की एक कविता मुझे याद आती है, उसकी एक पंक्ति जो मोदी जी के ऊपर बहुत सही बैठती है। अन्य होंगे चरण हारे, और हैं जो लौटते दे शूल को संकल्प सारे, चिरवृत्ति निर्माण उन्मद, यानी जिन्होंने व्रत धारण कर रखा सदैव से और निर्माण के लिए उन्माद है, चिरवृत्ति निर्माण उन्मद, यह अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्कृति से, तिमिर में स्वर्ण बेला, अंधकार में स्वर्ण बेला बना देंगे, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। तो मुझे लगता है ये एक प्रेरणा है जो मोदी जी को पूरे अपने जीवन में दिखाई पड़ती है। तो मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि जहां पर लोगों को लगने लगता है कि अब आगे विकास की संभावना नहीं, वहां विकास दिखता है। जहां लगता है कि अब, एक और बात कहता हूं, राहुल गांधी जी का एक बयान याद करिए, जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था आतंकवाद को रोकना संभव नहीं है पूरी तरीके से। बहुत फेमस बयान था, आपको याद हो, 2008 के बाद, कि आतंकवाद को पूरी तरह नहीं रोका जा सकता है। परंतु आज दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों को छोड़कर पूरे भारत में आतंकवाद पर प्रभावी नियंत्रण हुआ कि नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं, मोदी जी की एक गारंटी है जो विकास से लेके जन कल्याण के कार्य तक, राष्ट्र की सुरक्षा से लेके राष्ट्र के गौरव तक। एक और आपको बात बताएं, हम लोगों का बचपन का दौर था दीपक जी, तो कहा जाता था जिस दिन राम मंदिर का निर्माण होने लगेगा उस दिन मिडिल ईस्ट के देश पेट्रोल देना बंद कर देंगे। राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख आ गई, जो कहते थे ना रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं। अब तारीख बताई, और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान G20 के बाद एक दिन भारत में रुके बिजनेस डील के लिए। यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप का कॉरिडोर बना, राम मंदिर भी बन रहा है और अबू धाबी में भी मंदिर बन रहा है। यानी जिनको लगता था यहां उम्मीद खत्म है, वहां उम्मीद के नए द्वार मोदी जी के नेतृत्व में खुले हैं। इसलिए मैं एक पंक्ति और कहना चाहूंगा मोदी जी के लिए कि हमें इस समय पूरे विश्व की, उन्होंने एक बात कही ना, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को देखें तो हम इस समय सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्थव्यवस्था है अमंग ऑल द मेजर कंट्रीज। देखिए, इस समय घनश्याम तिवारी भी बैठे हैं, वो समाजवादी पार्टी के सबसे पढ़े लिखे प्रवक्ताओं में से एक हैं।
तो उन्हें पता होगा कि फिच ने अभी पिछले हफ्ते जो रेटिंग दी है उसमें हमारी ग्रोथ रेट 5.5 से बढ़ाकर 6.2 कर दी है, चाइना की 5.2 से गिरा के 4.5 कर दी है। पूरे दुनिया के देश समझिए, अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक बैंकरप्ट हो गया, चाइना में एवरग्रांड बैंकरप्ट हो गया, अलीबाबा का आईपीओ आ रहा था, जैक मा गायब हो गए। मैं पाकिस्तान श्रीलंका की बात नहीं कर रहा हूं। अभी उन्होंने तूफान पीड़ितों के लिए बात कही, पूरी दुनिया में तूफान आया हुआ है अर्थव्यवस्था में, और मोदी जी जिस कुशलता के साथ निकलते हुए चल रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। मोदी जी जिस ढंग की, जो उन्होंने कहा ना, जहां से होप खत्म होती है और वो शुरू करते हैं, हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है, बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं, बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से, आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए। आप बढ़िया कविता बोल रहे हैं सुधांशु जी। कविता राहुल गांधी जी के लिए भी सुना दीजिए और अखिलेश यादव जी के लिए भी। घनश्याम जी सुन रहे हैं बहुत ध्यान से आज। देखिए, राहुल गांधी जी के लिए मैं कहना चाहूंगा, वो पुराना गीत था ना, टूटे हुए ख्वाबों ने ये हमको सिखाया है, क्या दिल की तमन्ना थी क्या सामने आया है। और अखिलेश यादव जी के लिए कहना चाहूंगा, जो कांग्रेस से उनकी उम्मीद थी वो अखिलेश वखिलेश से लेके चालू पार्टी और चिरकुट पार्टी में चली गई, तो शायद वो जो पुराना गीत था, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी यानी गठबंधन मुझे तेरा एतबार ना रहा, ये अखिलेश यादव जी और कांग्रेस के संबंधों पे बेहतर उतरती। तिवारी जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। अब तिवारी जी कुछ बोल ही दीजिए आज आप। आज आपके जाति जनगणना, आपका हिंदुत्व विरोध, सनातन, सब मुद्दों को रौंद डाला। आज मतदाताओं ने आपके जितने भी नैरेटिव थे उनको रौंद डाला। और मैं बहुत दाद देता हूं घनश्याम तिवारी जी कि आप बैठे हैं आज 3 तारीख को, रौंदे जाने के बाद भी। ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए घनश्याम जी। चल तब तक सुलेमान मोहम्मद खान साहब के पास चलते हैं। सुलेमान साहब, कोई शेर आप भी पढ़ दीजिए राहुल गांधी जी के लिए, थोड़ी उम्मीद उनको भी मिले। नहीं, शेर व शायरी का सुधांशु जी को शौक पूरा करने दिए। मैं तो आज चुनाव के दिन इस मौके पे सबसे पहले तो तेलंगाना की जनता का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमें बहुत रिसाउंडिंग मेजॉरिटी से वहां पर सरकार में लाया, उनका बहुत शुक्रिया। और उसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की जनता का भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमें वहां पर सरकार चलाने का राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मौका दिया, और जो भी बहुमत हमें या जो भी वोट परसेंटेज हमें दिया उसका भी बहुत धन्यवाद। भाजपा को बहुत मुबारकबाद कि वो 3 स्टेट्स में सरकार बना पाए। देखिए, ऐसा है कि हार जीत ये दोनों होता ही है। जब चुनाव लड़ा जाएगा तो एक पार्टी हारेगी, एक जीतेगी। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी अपनी जो गलतियां रहीं, जो कमियां रहीं, जिसकी वजह से ये हार हुई, कुछ तो वजूहत रही होंगी जब भी हम चुनाव हारे हैं और भाजपा चुनाव जीती है। उसको हम उसका एनालिसिस करेंगे, आकलन करेंगे, और कभी भी कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है। कल ही से हम लगेंगे और 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, उसके लिए पूरी मेहनत से एक स्पिरिटेड कैंपेन चलाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपनी बात को साबित कर पाए। चलिए, आपका मोदी जी ने तो कह दिया कि मेरी गारंटी है छत्तीसगढ़ में ना मोदी जी ने तो कह दिया कि मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी चलती है। मोदी जी ने कह दिया, नारा भी उन्होंने दे दिया। आप ये तो बताइए कि क्या मुद्दा होगा 2024 के चुनाव में सुलेमान साहब? सब मुद्दे तो रौंद डाले गए हैं। मोदी जी ने तो जो कह दिया वो आपने मोदी जी ने तो जो कह दिया आपने काफी देर सुना दिया। सुधांशु जी ने भी अपनी सारी बात रख दी, हम अपनी बात पूरी कर लेते, आप कह देते। देखिए, एक इसमें एक एनालिसिस जो हमने करा दिन भर में, जो वोट परसेंटेज का देखा, आप देखिए कांग्रेस का जो पिछले वोट चुनावों में 2018 में जो वोट परसेंटेज था वो एज इट इज है, कहीं 0.4% कम है, कहीं 0.5% कम है। हाँ, बीजेपी का जैसे राजस्थान में 3.5% वोट बढ़ा, तो उससे वो जीत और हार का फैसला हो गया। वो वोट उन्हें बसपा का वोट काट के मिला या अदर्स का, जैसा दिखा रहे हैं आंकड़ों में, मैंने एक चैनल के माध्यम से देखा। मध्य प्रदेश में उनका 9% वोट बढ़ा, कांग्रेस का 0.4% वोट घटा है। ऐसी छत्तीसगढ़ में बीजेपी का काफी वोट बढ़ा है, लेकिन कांग्रेस का वोट इंटैक्ट है, सब जगह 40% के आसपास। तो ये कह देना कि कांग्रेस की
हार हुई और हम उसको मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और जनता का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इतना भी वोट दिया। लेकिन आप ये देखें 40% वोट लेके बीजेपी की स्ट्रैटेजी बेहतर होगी, इसीलिए वो चुनाव जीते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये कह देना या राइट ऑफ कर देना कि 24 में क्या करेंगे, सब खत्म हो गया, तो मैं समझता हूं आपके अगर बात को माना जाए तो फिर तो चुनाव ही नहीं कराए, बिना चुनाव कराए डिक्लेयर कर दें बीजेपी को, मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दें। इसी तरह की बात कर रहे हैं आप। ये जीत हार होती है, बड़ा सिंपल सवाल कोशिश भी करी जाती सर 2024 के लिए आपका मुद्दा क्या होगा? एक मुद्दा बता दीजिए आप, ये मुद्दा चलेगा भाई 2024 में, ये हमारा नैरेटिव है, कुछ नया बोला आपने 2019 से लेकर आज तक सुलेमान साहब? नहीं नया नहीं हाँ जी 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 देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में, जमहूरी निजाम में, प्रजातंत्र में हार जीत होती है, मुद्दे होते हैं, मुद्दे उठाए जाते हैं। मैं आपसे आज पूछता हूं, भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, सबसे पहला वादा था मोदी की गारंटी, आप कहते हैं ना 2 करोड़ नौकरी दूंगा साहब नौजवानों को, 20 करोड़ नौकरी दी 10 साल में, इसका कोई जवाब है? वादे करते जाओ, झूठ बोलते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। नहीं, उसके आगे सुनिए, काला धन लाऊंगा, काला धन बढ़ गया स्विस बैंकों में, भी एक रिपोर्ट थी पिछले साल की। तमाम इस तरह की बातें हैं। आज का दिन इस बहस का नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने पूरा उनका भाषण सुनाया, सुधांशु दी ने तारीफें करी, आप भी ये कह रहे हैं कि 24 में अब कुछ बचा ही नहीं है, तो मैं यही सवाल पूछ लेता हूं कि जो मैनिफेस्टो थे, जो प्रोमिसेस थे पार्लियामेंट के इलेक्शन के 14 के और 19 के, वो सारे पूरे हो गए? बताएं, किसानों की आय दुगनी हुई? फितरत की बात कर रहे हैं, इंसानी फितरत चाहिए होती है ना सुलेमान साहब, समझते हैं फितरत? आप इंसानी फितरत को समझते हैं सुलेमान साहब? इंसानी फितरत क्या होती है? जी आपसे ज्यादा नहीं समझता हूं, जो भी थोड़ा बहुत समझता हूं वही समझता हूं। देखिए अंतर है, मैं अंतर बता रहा हूं दोनों पार्टियों का। कांग्रेस को हारने की आदत हो गई है और बीजेपी को जीतने की आदत हो गई है, यह अंतर है, यह हमारी इंसानी फितरत है, यह सोच का समझ है। और सुधांशु जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, 2 करोड़ नौकरी दे दी आपने, देखिए ऐसा होता है ना, काला धन वापस आ हारने गया। की आदत होती है ना जीतने की आदत होती है। मेरा यह मानना है कि अगर आप हारे हैं तो आपको उसके लिए, जीत के लिए तैयारी करना चाहिए, और अगर आप जीत गए तो उसका अहंकार, घमंड और तकब्बुर नहीं करना चाहिए कि जीतने की आदत हो गई है। वक्त ऐसे बदलता है ऐसे, और अगर आप झूठ बोल के वादे करके सरकारें बनाते हैं और कल को आप जनता को वो साबित नहीं कर पाते हैं तो जनता आपको बाहर कर देती है। जिस तरह कांग्रेस को आप राइट ऑफ कर रहे हैं 2018 में, मैं कौन होता हूं राइट ऑफ करने वाला? राइट ऑफ देश की जनता करेगी सर, अगर करना होगा। मैं कौन, मैं छोटा सा एंकर हूं, मैं कसम से उन पत्रकारों में नहीं हूं सुलेमान साहब जिनको लगता है, ना ना सुनिए, मैं कम से कम उन पत्रकारों में नहीं हूं जिनको लगता है कि मेरे ही कहने से सरकार बन भी रही है और मेरे ही कहने से सरकार बिगड़ रही है। मैं इस मुगालते में नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं। सुधांशु जी आपका जवाब? बेवकूफी की बात है, बिल्कुल बेवकूफी की बात है कि हारने की फितरत हो गई है। कोई मजा आता है हारने में? किसी को? आदमी लड़ता है, हारता है, जीतता है। आप नहीं समझ पा रहे हैं मेरी बात। हारने की फितरत हो गई है, जीतने की फितरत हो गई है, आपकी सब बात सर बेवकूफी की बात है। और मैं चापलूसी की बात कहता हूं ये नहीं, आप बीजेपी की चापलूसी की बात ख्याल से खान साहब सबका सम्मान कर रहे हैं, कदर कर रहे हैं। आप मुझे कोई सर्टिफिकेट दे सकते हैं, मैं सभी सर्टिफिकेट का सम्मान करता हूं। खान साहब को बहुत इस बात पे बुरा लग रहा है कि कह दिया गया हारने की आदत हो गई है, तो मैं याद दिला देना चाहता हूं, एक नहीं अनेक राज्यों में, उत्तर प्रदेश में 1989 में आप गए, 84-85 में आखिरी बार जीते थे, उसके बाद से हारने की आदत हो गई। सुधांशु जी अभी हिमाचल, कर्नाटका, तेलंगाना, बिहार में 6 महीने में जीते। अरे भाई अभी अब आप बोल चुके हैं, अब मैं बोल रहा हूं, मान्यवर आप बोल रहे थे, मैंने इसलिए आपको अभी आदत बता रहा हूं। बिहार में आपकी 1985 के बाद से हारने की आदत हो गई है। पश्चिम बंगाल में 1977 के बाद से हारने की आदत हो गई है। आपकी आखिरी सरकार तमिलनाडु में 67 में बनी थी, उसके बाद से हारने की आदत हो गई है। इसलिए ऐसा नहीं कहा गया है। और आप 135-36 साल के इतिहास में अपने सबसे मैं भी जवाब दूंगा आपका, 2 बार पार्टी को टेक्निकली, हाँ बिल्कुल दीजिएगा साहब, टेक्निकली आपके पास लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के लायक भी ऑफिशियल संख्या नहीं है, जो 55 सांसद होने चाहिए। 44 थे 2014 में और 52 है 2019 में। उसके बाद आदत ये नहीं है, आदत ये हो गई है कि अहंकार की आदत हो गई है, कि उसके बाद भी मोदी जी को गाली बकने की आदत हो गई है। और जनता जो है, आप जितनी नफरत उनके प्रति उगलते हैं उतना जनता उनको मोहब्बत देती। अब आपकी बातों का तथ्यात्मक जवाब देता हूं मान्यवर, यही तो समस्या है। 2 करोड़ नौकरी नहीं, 2 करोड़ रोजगार के अवसर कहा था। अगर आप 2 करोड़ नौकरी कहेंगे तो 10 साल में 20 करोड़ नौकरी, इस देश में 27 करोड़ तो परिवार है, सब नौकरी करेंगे।
तो नौकरी देगा कौन? 34 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना में उन्होंने प्राइमा फेसिया लोन लिया है। यदि हम ये कहें कि उसमें सिर्फ आधे लोगों ने कोई एक रोजगार का अवसर क्रिएट किया होगा, तो उसके हिसाब से कम 16 करोड़ रोजगार के अवसर क्रिएट हुए होंगे। यदि पीरियोडिक लेबर सर्वे का डाटा आप देखें तो इस समय बेरोजगारी की दर 6% पे आ गई है, जो पिछले 5 साल में यानी प्री कोविड एरा से हम अब बेहतर स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर भी कोई कहेगा इस आंकड़े पे, डाटा पे विश्वास नहीं है, तो मैं ये भी बताना चाहता हूं 37 किलोमीटर प्रतिदिन की सड़क बन रही है, तो आसमान से जिन्नात आके नहीं बना रहे हैं। अगर 70 से अधिक एयरपोर्ट बन गए हैं तो बनाने वाला तो कोई है। यदि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम दुनिया में तीसरे नंबर के देश हो गए, 7.5 करोड़ परिवारों में कोई ना कोई एक ऑटोमोबाइल है, तो वो बनाने वाला तो कोई है। 4 करोड़ गरीबों के आवास बने हैं, तो बनाने वाला तो कोई होगा। यदि हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया के नंबर 2 के देश बन गए हैं, तो बनाने वाला तो कोई होगा। अब मतलब ये कोई आसमान से भूत और जिन्न तो आके बना नहीं रहे। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर आप आंकड़ों में देखना चाहें तो बात कर लीजिए, और हकीकत में देखना चाहिए तो बात कर लीजिए। इसलिए चाहे विकास हो, राष्ट्रीय सुरक्षा हो, रोजगार हो, उन सारी चीजों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का विचार और आप लोगों के विचार में बहुत एक भारी अंतर रहता है। और दूसरी एक और भी बात कहूं, आपने मत प्रतिशत की बात बहुत अच्छी कही, तो ये भी याद कर लीजिए 2018 में हमारा परसेंटेज ऑफ वोट आपसे ज्यादा था मध्य प्रदेश में, मगर फिर 2019 का लोकसभा याद करिए, राजस्थान मध्य प्रदेश दोनों में 50% क्रॉस किए हैं। हमने आपको कम से कम 15% वोट से पीछे कर दिया था। तो विधानसभा में ये परसेंटेज ऑफ वोट है और वो आगे। अब इसमें भी एक अच्छी बात बता देता हूं, राजस्थान में भी हम हारे, सॉरी कर्नाटक में भी हम हारे थे, तो 38% वोट था हमारा, जो 75 साल के हाईएस्ट वोट पे थे। आपको 4% मिला था, किससे? जेडीएस से। इस बार मारा जा रहा तेलंगाना में जो कांग्रेस की जीत है, उसमें बीआरएस का वोट इनकी तरफ शिफ्ट हुआ है, जिसमें चुनावी विश्लेषकों का कहना है, हम तो इस ढंग से नहीं देखते, मुस्लिम वोट उस समय जेडीएस से कांग्रेस में शिफ्ट हुआ था, मुस्लिम वोट बीआरएस से कांग्रेस में शिफ्ट हुआ है। अब साहब अगर ये चीज होगी तो ये बहुतों की पेशानी पे बल लाने वाली होगी। अखिलेश यादव जी के लिए भी, नीतीश कुमार जी के लिए भी, ममता जी के लिए भी, और इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म फेम वाले स्टालिन साहब उदयनिधि के लिए भी, और वाईएसआर के लिए भी। तो मेरे ख्याल से ये जो एक जवाबी कव्वाली है, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन के उभरने वाली है। तो मैं कह रहा हूं इस चुनाव के परिणाम के अंदर के बहुत सारे मायने। और एक मैं दीपक जी और कहना चाहूंगा, इन्होंने अभी आपसे कहा आप भी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, आज के इस दिन के सुखद अवसर के साथ एक दुखद याद भी जुड़ी है। आज 3 दिसंबर है, भोपाल गैस त्रासदी की बरसी है। आज हमें याद दिलाते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता ने वो कितना भीषण त्रास सहा था, और एंडरसन को सरकारी जहाज में बैठाकर पूरे जलवाए जलाल के साथ भोपाल से दिल्ली और फिर दिल्ली से अमेरिका भेज दिया गया था। और उसके बाद राजीव गांधी जी की सरकार ने सबसे हलफनामा लिखवा लिया था, और सबको लगा था कोर्ट से कंपनसेशन मिलेगा, फिर कोई कंपनसेशन नहीं मिला था। तो मुझे लगता है कि ये जो पुरानी कारगुजारियां थीं, उनकी भी एक झलक याद रखने की जरूरत है। तो कितनी असंवेदनशीलता से सरकारें चलाई जब आपका सबसे मतलब प्रचंड बहुमत था, और हमने कितनी संवेदनशीलता के साथ सरकारें चलाई। आज प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला कि किसी भी दल की सरकार हो, हमारे तमिलनाडु के कार्यकर्ता, हमारे बंगाल के कार्यकर्ता, आंध्र प्रदेश के कार्यकर्ता, किसी की भी सरकार हो, मगर साइक्लोन में जी जान से प्राणपण के साथ भाजपा कार्यकर्ता जुड़ जाएं। ये अंतर है हमारी अप्रोच और आपकी अप्रोच। ठीक है सुलेमान जी, आपका जवाब, फिर मैं घनश्याम जी के पास जाऊंगा। बस हाँ, देखिए सुधांशु जी, आपने सरकारें गिनवाई, तो मैं पूछना चाहता हूं क्या तमिलनाडु में आपकी हार की आदत हो गई है, केरला में हार की आदत हो गई है, तेलंगाना आंध्रा में हार की आदत हो गई है? इस तरह की बातें करना, दीपक जी को शुरू करना और आपको सपोर्ट करना, हार जीत होती है, कोई रीजनल फोर्स, कोई रीजनल पार्टी खड़ी हो जाती है किसी स्टेट में, तो हार तो आप भी ऐसी बहुत सी स्टेट्स में आपका नामो निशान नहीं है। तो ये कह देना कि कांग्रेस की हो गई है, तो आप तो साउथ इंडिया से आपका सफाया ही है, आप कहीं है ही नहीं। और महाराष्ट्र में अगर साउथ वेस्ट में देखें तो महाराष्ट्र में आपकी सरकार कैसे बनी है सबके सामने है। जहां तक आपने बात करी कि मोबाइल बता दिए, इंडिया नंबर 1 सड़क बन रही है, तो आपको ये याद दिलाना चाहूंगा कि 2014 से ही नहीं ये बनना शुरू हुआ है।
देश 1947 से बनना शुरू हुआ है, मोदी जी को 2014 में, बल्कि उससे पहले 1998 में वाजपेयी जी को मिला, जो 2004 तक उन्होंने चलाया, और 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार के बाद नरेंद्र मोदी जी को मिला। ये सब 9 साल में ही देश नहीं बना है। ये सारे संसाधन, इंस्टीट्यूशंस, देश का विकास, टेक्नोलॉजी, मॉडर्निज्म, पंडित जवाहरलाल नेहरू का 200 साल का विजन, उसकी नींव है, उसकी बेस है। उसे मत भूलिए। ऐसे बात मत करा करिए कि 9 साल में भारत बना है, कोई जानता ही नहीं था। इस तरह से आप लोग बात करते, ये नैरेटिव शुरू में आप लोग चलाते थे, चल गया, आज तक उसी का रट्टा लगाया हुआ है आपने। और ये आप भूल जाते हैं कि कैग की रिपोर्ट आई है, ऑडिटर जनरल की, अभी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का घोटाला सामने आया है, जिसमें 1 किलोमीटर सड़क 250 करोड़ रुपए की बनी है, जो 19 करोड़ की पास थी नेशनल हाईवे। वो नहीं बताते आपके, वो भी चमत्कार आपकी सरकार में हुआ है। ये सब बातें भी बताया करिए। सुधांशु जी, आपका जवाब, फिर मैं घनश्याम जी के पास मैं जवाब दे दूं, फिर मुझे जाना भी है, मैं जवाब देता हूं। देखिए, आप मान्यवर थोड़ा समझदारी से बात करिए। हार की आदत तब होती जब आप कभी जीते हो। जिन राज्यों में आपने बताया वहां हमारी कभी सरकार नहीं रही, तो हम जीते हो तब हार की बात आएगी ना। आप तो जीते थे इसलिए हार की बात आई। अब दूसरी बात, हम जीते ही नहीं कभी है, हम हारते ही रहे। आपका ये मतलब है हारते ही रहे बस? नहीं, अरे भाई, जिसकी सरकार रही और वो चुनाव हारा हो, जीत के बाद हारे हो, तब होता ना सरकार गई और तो उसके बाद ऐसी गई भी तो हार रहे ना आप। नहीं भी, अरे भाई आप बोल रहे थे मैंने डिस्टर्बेंस नहीं किया, कभी आए नहीं, तब भी तो हार ही रहे। डिस्टर्बेंस नहीं किया था। नहीं, जवाब दिए ना कि आप। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूं अभी तो हम वहां कभी आए नहीं, फिर भी आ रहे हैं इन स्टेट जहां पे आ गए। अरे मैं कह रहा हूं आए क्यों नहीं? जहां पे हम 10 साल से हैं, आपकी 80 से पार्टी है, 50 साल से। भाई आप अपने अपने टर्न पे बोलिए। मैं आपसे यही तो कह रहा हूं, आपको तो थाली में परोस के अंग्रेजों के जमाने में सरकार मिल गई थी, इसलिए आप उसको खाते रहे 20 साल तक। उसके बाद 67 में गए, तो ऐसी बात ना करिए। हो गया। कुर्बानी है कांग्रेस पार्टी की इस देश की आजादी के लिए। आपकी तरह अंग्रेजों की चापलूसी नहीं कर रहे थे कांग्रेस। भाई आप बोल रहे थे मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, लड़े थे, जेलों में रहे थे। सुलेमान जी, आप लोग नहीं, आप ऐसी बात करेंगे मैं बिल्कुल बोलूंगा। मैं सिर्फ एक छोटा सा सवाल बताइए। सुलेमान जी की जवाहरलाल नेहरू कब प्रधानमंत्री बने थे? आजादी के लिए जवाहरलाल नेहरू कब प्रधानमंत्री बने थे? महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, हम सब लड़ रहे थे, तब देश आजाद हुआ था। आरएसएस के और हिंदू महासभा के लोगों की तरह चापलूसी नहीं कर रहे थे और मुस्लिम लीग से अलायंस नहीं कर रहे थे। देखिए, आप लोग कर रहे थे। वो भाग गए विषय से, थाली में परोस के मिलिए। अब आप बोल चुके हो तो मैं जवाब दे दूं। झूठ का भी कोई लिमिट होती है। नहीं, सुधांशु जी, मेरा एक सवाल है, मन में बहुत की लिमिट आप बोल रहा है। मेरे को सर्टिफिकेट तो दे दिया सुलेमान भाई ने, तो मैं एक सवाल इनसे पूछ लेता हूं। सर, आप आजादी का क्रेडिट लेते हैं, तो प्लीज मुझे बताइए, बंटवारे का डिस्क्रेडिट भी आप लेंगे? आज कांग्रेस पार्टी ऑफिशियली मान रहे कि देश का जो बंटवारा हुआ था उसके लिए भी कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। देश का बंटवारा जिन हालात में हुआ था वो सब तारीख में लिखा है, सबके सामने है। कांग्रेस पार्टी ने कोई शौक के लिए, मजा लेने के लिए बड़ी अच्छे दिल से बंटवारा नहीं किया था, हुआ था उनके सामने। हो गया था ना, अंग्रेज की हुकूमत थी, देश आजाद होना था। हाँ, हिंदू महासभा इसका जवाब दे कि मुस्लिम लीग के साथ उन्होंने आजादी से पहले नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, बंगाल में और सिंध में सरकार कैसे बनाई थी, स्टेट में, सूबों में। ये जवाब दें, वो मुस्लिम लीग के साथ मिले थे। हम तो देश के लिए लड़ रहे थे 1939 में और 41 में। अब मैं जवाब दे दूं। भाई आप बोल रहे थे, मैंने कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया। आप उस विषय पे ये विषयांतर चले गए, तो 2 लाइन उस पर भी बोलता हूं, फिर बताता हूं मैंने क्यों कहा कि परोस के मिली थी। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 47 को प्रधानमंत्री नहीं बने थे। अंतरिम सरकार के कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 2 सितंबर 1946 को उन्होंने अंतरिम सरकार का नेतृत्व संभाला था और लॉर्ड वेवेल ने शपथ दिलवाई थी, क्वीन के नाम की निष्ठा की शपथ ली थी, यूनियन जैक के नीचे। अब आइए, 15 अगस्त 47 को अगर देश आजाद हुआ और सत्ता से ट्रांसफर नहीं हो रही थी, तो काहे वाइसराय बने रहे, गवर्नर जनरल बने रहे माउंटबेटन 30 जून 1948 तक? भारत का जो आर्मी चीफ था वो 1 साल तक रहा, जनरल रॉय बूचर। आपको पता है, एयरफोर्स चीफ 1954 तक रहा, जनरल गेरार्ड, एयर चीफ मार्शल गेरार्ड गिब्स।
और आपको पता है नेवी चीफ 1957 तक रहा। ऐसा नहीं था जनाब, फैक्ट जारी है, अपनी पार्टी का इतिहास पढ़ लीजिए। धीरे धीरे 10 साल में अंग्रेज आपको धीरे धीरे सत्ता दे रहे थे। इसलिए अब एक और भी बात बोलता हूं। अरे भाई ये बहुत हो गया भाई, आप बार बार डिस्टर्ब मत करिए। मैं आपके रीजन नहीं बोल रहा था, नहीं अपने आपका जवाब दूंगा, आप सुन के जाना। मैं ये भी बता रहा हूं, अपना जवाब देके चले मत जाना। अरे भैया जवाब सुनते, अभी बता रहा हूं। और स्वतंत्र भारत के निर्माता जवाहरलाल नेहरू, तो मैं पूछना चाहता हूं भारत का पहला डैम कब बना? विश्वेश्वरैया जी ने बनाया 1920s में। यह बताइए भारत की पहली पावर प्रोजेक्ट क्या था? शिव समुद्रम पावर प्रोजेक्ट कब? 1894 में शुरू हुआ। भारत का पहला सिटी कौन था जहां स्ट्रीट लाइट आई? बेंगलुरु 1902 में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज 1916 में। और सुनिए, दुनिया का पहला आई हॉस्पिटल मेयो हॉस्पिटल महाराजा मैसूर ने बनवाया उस जमाने में 1920 में, जब दुनिया में कहीं भी स्पेशलिस्ट आई हॉस्पिटल नहीं होता था, आई डिपार्टमेंट होता था। साहब ये नेहरू जी के प्रधानमंत्री बनने से 20-20 साल पहले की बात है। इसलिए ये जो आप लोग होल सोल क्रेडिट लेते हैं, और सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिल गया था साइंस के लिए नेहरू जी के प्रधानमंत्री बनने से 20 साल पहले भाई। और वो सिर्फ पहले भारतीय नहीं थे, ही वॉज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन नॉन वाइट टू गेट अ नोबेल प्राइज इन एनी ब्रांच ऑफ फंडामेंटल साइंस। इसलिए छोड़िए, वो पूरा फैक्ट सबको पता है कि जो आपके हिसाब से 47 में ही देश बना, उसके निर्माता भी कोई एक थे और पिता भी कोई एक थे। वो विषय को आप छोड़ देना चाहिए। आज की हम बात करते हैं। आज एक यथार्थ की बात यह है कि ईमानदारी से कांग्रेस को एक बात पे विचार करना होगा कि जो आप ये मुखौटा बदल बदल के आते हैं साहब, कि साहब मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी हिंदू राष्ट्र जैसे विषय का भी बचाव करेंगे, और तमिलनाडु में इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म के समूल नाश का मौन समर्थन करेंगे। जनाब एक चेहरे पे इतने चेहरे लगा के आप पलटेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ये राजस्थान में याद करिए, 2018 के चुनाव में ही तो राहुल गांधी जी ने पुष्कर में जाके अपना गोत्र बताया था। पुष्कर के मंदिर से निकलते हुए 2018 राजस्थान चुनाव में दत्तात्रेय गोत्र के कौल ब्राह्मण बताया गया था। और सीपी जोशी जी जो आज आपके चुनाव हारे हैं विधानसभा अध्यक्ष, इनका एक वो वीडियो वायरल था जो नाथद्वारा में इन्होंने बोला था हमारे नेताओं के बारे में टिप्पणी करते हुए, मोदी जी, उमा भारती जी, कि ये बैकवर्ड है, इन्हें क्या पता, हम तो ब्राह्मण हैं, हमें पता है धर्म क्या होता है। साहब तब स्टैंड ये था, और 5 साल में कलाबाजी खा के एकदम से कहेंगे कि मुझे इस बात का बड़ा दर्द हो रहा है, मुझे झटका लग रहा है कि बैकवर्ड कितने सेक्रेटरी हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, जबकि बैकवर्ड 92 बैच वाले आईएएस ऑफिसर थे जो आप ही की सरकार के का आप पोल खोले दे रहे हैं। तो मुझे लगता है इतनी कलाबाजियां खाना और इतने चेहरे पे चेहरे लगाना, अब देश की जनता बहुत जागरूक है और टेक्नोलॉजी का दौर है। वो दिन गए जब तमिलनाडु में कुछ होता था, राजस्थान में पता नहीं लगता था, उत्तर प्रदेश में कुछ होता था, कर्नाटक में पता नहीं लगता था। इसलिए मैं लाइटर नोट पे कहना चाहूंगा, हमारे लखनऊ में एक कहावत है, अमा मियां वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू खा फाख्ते उड़ाया करते थे। तो मुझे लगता है कांग्रेस को भी उस पुरानी धुरानी राजनीति को, चुकी चुकाई राजनीति से बाहर निकलकर नए सिरे से राजनीति के बारे में सोचना हो। सुलेमान जी देखिए, मुझे आपके पास जाना चाहिए नियम के अनुसार, लेकिन आपके एक दूसरे सहयोगी हैं शॉर्ट में इंडिया गठबंधन के घनश्याम तिवारी जी, वो बड़े नाराज हो रहे हैं। मैं उनसे एक जवाब ले लूं, उसके बाद मैं आपके पास तुरंत आ जाऊंगा। घनश्याम जी मैं इनका जवाब दे दूं, सुधांशु जी का। घनश्याम जी मैं इनका जवाब दे दूं बस। भाई आपके बीच की बात है, इंडिया गठबंधन की बात है घनश्याम तिवारी, 47 से 48 मुझ पर दोष मत दीजिएगा। 48 में अंग्रेज गया, 49 में गया, 50 में गया। गया इसलिए कि कांग्रेसी लड़े, आपके पूर्वज नहीं लड़े पार्टी के, ना हिंदू महासभा लड़ी ना आरएसएस लड़ी। यही महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल और अनेक कांग्रेसी स्वतंत्रता के लिए लड़े, जेलों को गए, लाठी खाई, डंडे खाए। इसलिए अंग्रेज गया, चाहे धीरे धीरे गया। उसका एक ट्रांसफर ऑफ पावर का फॉर्मूला था, वैसे ट्रांसफर हुई। हाँ पहला इलेक्शन 51-52 में हुआ, वो जीती कांग्रेस पार्टी, या हमेशा के लिए 30 साल के लिए सरकार देते चली गई। एक बात। दूसरी बात, हाँ वो क्यों करा उन्होंने? आप होते तो नहीं करते, आप तो और 50 साल गुलामी झेलते, आप तो कभी बोले नहीं उनके खिलाफ। और जहां तक आपने कोई डैम, कोई आई हॉस्पिटल बना दिया, तो 1947 के बाद जब सरकार कांग्रेस की हो गई, या 51-52 वाला इलेक्शन जीत के कांग्रेस की सरकार इलेक्टेड बन गई, सारे देश का जो नक्शा है, ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया? कांग्रेस ने तैयार किया। आप तो पहली बार सरकार में भी सन 98 में आए, तकरीबन 50 साल बाद आपको सब कुछ बना बनाया मिला। जितने भी साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं, सब कांग्रेस की कायम करी हुई है, जिसपे आज आप शेखी मार रहे हैं। दूसरी बात, आपने क्या कहा
कि दूसरी बात मेरे जहन से निकल गई अभी। देखिए निकल गई इतनी जल्दी बात, क्या बात करते हैं सुलेमान भाई? अच्छा, बात मुझे जहन से ही जानना निकाल है देते हैं आप। नहीं, फिर मुझे आप सर्टिफिकेट देते हैं। एक तो अंग्रेज वाली बात कही थी, दूसरे विकास की, वही हाँ होती रहेगी। सुधांशु जी किसी दिन मैं और आप इसी पे बहस करेंगे, दीपक जी सेट कर दें बहस, और बहुत ही संजीदगी से बहस होगी आपसे। चापलूस नहीं कहना मेरे को, बस आपको बधाई की मुबारकबाद। चापलूस बोलने का सर्टिफिकेट मत देना सुलेमान भाई, मैं आ जाऊंगा बहस के लिए। क्योंकि आप इतनी ज्यादा मक्खनबाजी कर रहे थे बीजेपी की, मैं बता नहीं सकता। बिल्कुल ओपन बात। मेरा मक्खन बुरा लग गया आपको, जनता का मक्खन दिखा नहीं, जनता ने जो बीजेपी को मक्खन लगाया। घनश्याम तिवारी जी, आप सुनिए, मुझे बताइए, मैंने आपसे बड़ा सीधा सवाल पूछा था कि अब तो दोस्त होगा इंडिया में, आपके दोस्ती हुई कि नहीं हुई? अभी भी ये नेता चिरकुट है। नमस्कार दीपक जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। बहुत अच्छी शानदार बहस चल रही थी और जो नतीजे आए हैं उसमें उन तमाम राज्यों की जनता को मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, और जो लोग चुने गए उन्हें भी बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी को भी बधाई देता हूं कि उनको इतनी प्रचंड बहुमत मिली। आपने शुरुआत ही की, मुझ में हिम्मत कैसे आई कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ और बहस कर रहा हूँ। तो सुधांशु जी ने कविता सुनाई थी, मैं भी 4 पंक्तियां बोल देता हूँ। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। सवाल यह है कि क्या जो 40% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, कांग्रेस को वोट दिया, या तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिला, क्या उनके मुद्दे नहीं है? क्या देश में जो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते हैं या जो इस चीज से आहत है, सुधांशु जी कह रहे थे कि देश ने इतना विकास किया, वो मुद्रा लोन के आंकड़े बता रहे थे, 44 करोड़ लोन दिए। आपके दर्शक देख रहे होंगे, 44 करोड़ का मतलब होता है कि हर परिवार में 2 लोन मिले हैं। दर्शक अगल बगल देखें कि उनके परिवार के आसपास कोई ऐसा परिवार है जिसको 2 लोन मिले हैं, या जी न्यूज ही एक परिवार खोज दे जिसको 2 लोन मिले हैं। तो ये लोन किसको मिले? कोई तो सवाल पूछेगा, कोई तो सवाल पूछेगा कि इस देश में प्रतिदिन हिंदू मुस्लिम की बहस करा के लोगों को लड़वाना क्या जरूरी है? विकास के पथ में ये कौन सी मंजिल हासिल करेगा? कोई तो सवाल पूछेगा कि एक व्यक्ति को दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनाना जरूरी है? ये सवाल कौन पूछेगा? क्योंकि देश के पत्रकार सर, जनता ने इन तमाम मुद्दों को रौंद डाला है। घनश्याम भाई, कुछ नया लाइए भगवान के लिए। सोचिए, मतलब देश के भगवान के लिए कुछ नया लाइए, कुछ लाइए नया। घनश्याम जी, आपने मेरी बात पूरी कर दी। मैं यही कह रहा था कि पूछ नहीं छोड़ दें, हम पूछ नहीं छोड़ दें। पत्रकारों को तो यही पूछना है कि विपक्ष को रौंद दिया, मुद्दों को रौंद दिया, जनता ने इसको रौंद दिया, उसको रौंद धीरेन्द्र दिया। जी, अब आपकी मैं विशेष टिप्पणी चाहूंगा। देखिए घनश्याम भाई, आप तो मुझे जो कहते हैं ना, मैं बड़ा खुश होता हूँ, और रात में जाके सुलेमान भाई मैं आपकी इस बात पे बहुत हंसूंगा जो आपने मुझे चापलूसी का सर्टिफिकेट दिया, बड़ा मजा आ गया। शानदार सर्टिफिकेट सुलेमान भाई। मुन्ना साहब, आपकी एक्सपर्ट कमेंट हो जाए। इस जीत पर सबसे पहले मैं अपनी पार्टी, अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं, 140 करोड़ लोगों को बधाई देता हूं, और तमाम राज्यों में एनडीए के सहयोगियों को भी मैं बधाई देता हूं। मैं बहुत विनम्रता से सबको सुन रहा था, और ये अद्भुत जीत है दीपक जी। इसमें जीतने वाला भी खुश हो रहा है और हारने वाला भी खुश हो रहा है। हार के भी कुछ हो रहा है। बहुत प्रसन्न नजर आ रहा है, वो इनके चेहरे पे दिख रहा है। ये पहली ऐसी जीत है और हार है जिसमें हम सभी गठबंधन के लोग कम से कम जरूर खुश हैं, चाहे वो एनडीए के हो, चाहे वो यूपीए के हो, या अभी सो कॉल्ड घमंडिया के हो। अब इन लोगों का भी ट्वीट चल रहा था, इसके पहले ही घनश्याम जी का ही कहीं मैं सुन रहा था, आप ही के चैनल पे बोला था कि कांग्रेस अपने अहंकार के चलते हारी है। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी और हम लोग कभी घमंडिया कह देते हैं तो ये लोग नाराज हो सकते हैं। ये दोहरा मापदंड तो नहीं चलने वाला। ठीक है धीरेन्द्र भाई, यहीं पर रुकेंगे। अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है। सुलेमान भाई, मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। जी न्यूज़।